बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी बाबर सत्तार साहब की जानिब से सुना दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इवन के परवेज़ इलाही को। और ये जो बार बार गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, इन गिरफ़्तारियों के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। और इसी तरह से इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी है कि उनको भी ऐसे दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। कुछ अहम तरीन तफसीलात और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से क्या कहा गया है, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो अब क्या जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि आज ख़बर तो आपने सुन ली होगी कि अपीलें बहाल कर दी गई हैं नवाज़ शरीफ की। लेकिन इन अपीलों में नैब का जो मौक़िफ़ पहले था कि ठीक है नवाज़ शरीफ को ज़मानत भी दे दें और अपीलें भी बहाल कर दें, आज नैब रिलेक्टेंट नज़र आया है। नैब ने आज खुलकर उस तरह से तायद नहीं किया, हालांकि मौक़िफ़ उनका वही है, लेकिन खुलकर क्यों नहीं की। नैब अब क्या चाह रहा है, क्या नवाज़ शरीफ जो हैं उनके लिए कुछ नई मुश्किल बनने जा रही है। आज क्या हुआ कमरा अदालत में, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं रहूँगा। डिटेल्स तो आपने सुन ली होंगी कि बहाल हो गई और सारा दिन यही कुछ चलता रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने मैं रखूँगा। और फिर जो जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो ये अहम खुशखबरी है, ये रिलीफ़ जो होगा इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक केस को मैं लिंक करूंगा, परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत का जो केस है। और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो जब केस लगेगा तो लतीफ़ खोसा साहब को भी एक अहम नुक्ता है जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से दे दिया गया है, इस पर भी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ इमरान खान साहब का बैकग्राउंड आपको समझाता चलूँ कि बैकग्राउंड क्या था और किस तनाज़र में सारी जो चीज़ें हैं वो हुई, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंड हो सके कि अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ़ मिलने जा रहा है। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब के अगेंस्ट अलकादिर और तोशा खाना में ज़मानत का बुनियादी तौर पर ये केस था और ये ज़मानतें खारिज कर दी गई थी ट्रायल कोर्ट्स की जानिब से। और जो इसकी रीज़न थी वो ये थी कि चूँकि इमरान खान साहब उस वक्त गिरफ़्तार थे और गिरफ़्तारी की वजह से इमरान खान साहब हाज़िर नहीं हो सके अदालत में, और ये अदम पैरवी हो गई। अब इमरान खान साहब को पेश तो फिर पुलिस ने करना है, इमरान खान साहब ख़ुद किस तरह से पेश होंगे, वो तो कस्टडी में हैं, जेल में है वो। तो बहरहाल ये अदम पैरवी थी और इसकी वजह से वो ज़मानतें खारिज हो गई थी। अब फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट में आया था। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था गालबन। उन्होंने 9 मुकदमात थे मुख्तलिफ, उन्होंने केस सुना और ये कहा कि इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो दोबारा बहाल होंगी और या बहाल तस्वुर की जाएँ, और जो मुतलका ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इन दरख्वास्तों को दोबारा से सुने और इस एलिमेंट को भी अपने जहन में ज़रूर रखे इसको कि इमरान खान साहब जेल में हैं, क्योंकि इसी वजह से अदम पैरवी और ख़ारिज हुई थी दरख्वास्तें। अच्छा, ये तो हो गई इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की, ये फिर वापस उधर गई। और फिर इसी तरह से ये जो 2 केसेस थे, इनकी जो ज़मानत का मैटर था वो लगा जी जस्टिस बाबर सत्तार की सरबराही में 2 रुकनी यानी कि डिवीज़न बेंच था, उनके पास ये लगा था और वो ये केस सुन रहे थे। सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं वो पेश हुए इस डिवीज़न बेंच के सामने। अच्छा, इस डिवीज़न बेंच से कल से आप सुन रहे होंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस डिवीज़न बेंच से माजरत कर ली और वो इमरान खान साहब का केस ये वाला नहीं सुन रहे। लेकिन असल रीज़न क्या और क्या एक बड़ा नुक्ता वो दे गए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। और एक आप समझें कि ये इस वक्त जो एक सख्ती का माहौल है, इस सख्ती के माहौल में एक ठंडी हवा का वो झोंका दे गए हैं इस बेंच से अलहदा होते होते। वो किसी ने आपको नहीं बताया होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जो उनकी वजह थी अलहदा होने की, जो कि उन्होंने बयान भी की अपने रिमार्क्स में, उन्होंने ये कहा कि अगर एक शख्स गिरफ़्तार है तो फिर वो तमाम मुकदमात में ही गिरफ़्तार तस्वुर होगा। ये नहीं होगा कि एक मुकदमे में गिरफ़्तार है, अगर वहाँ पर ज़मानत हो जाती है उसकी, बाहर निकलता है दूसरे में जो मुकदमा है उसमें भी फिर उसकी गिरफ़्तारी हो जाती है। यानी कि वो मुकदमा जो कि उसके जेल के दौरान जब वो गिरफ़्तार है तो उसी दौरान उसके ऊपर
कायम है और उसमें भी उसकी गिरफ़्तारी तस्वुर होगी। ये नहीं कि जब वो जेल से निकले तो उस पहले वाले मुकदमे में भी वो गिरफ़्तार हो जाए, हालांकि वो उस वक्त पहले से ही गिरफ़्तार था, और उसी गिरफ़्तारी के दौरान अगर किसी ने तफ्तीश करनी है तो वो तफ्तीश भी कर ले। यानी कि FIA का मुकदमा, उसमें वो गिरफ़्तार है, तो नैब का भी मुकदमा है, तो नैब ये नहीं होगा कि अलहदा से गिरफ़्तारी लेगा, नैब उसकी गिरफ़्तारी ही तस्वुर होगी नैब के मुकदमे में भी, और उसी दौरान वो तफ्तीश भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो छूट जाएगा तो ये नहीं होगा कि फिर उसके बाद नैब उस पहले वाले मुकदमे में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाल दे। ये बाबर सत्तार साहब ने बेसिकली कहा, रिमार्क्स दिए, और इस पर फिर ये भी कहा कि इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा, जो आप कहें कि एक खुशखबरी उन्होंने दी, क्योंकि इस एंगल के ऊपर इससे पहले इवन के लतीफ़ खोसा साहब इतने सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा। उन्होंने कैसे नहीं सोचा? परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत का केस था, ये मेरे बैकग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। परवेज़ इलाही की ज़मानत के मामले में यही चीज़ डिस्कस हुई थी, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब इस नुक्ते के ऊपर नहीं आ पाए थे। उसकी तरफ भी माफ़ कीजिएगा, मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ये बाबर सत्तार वाली, जस्टिस बाबर सत्तार वाली आप डिटेल्स जो हैं वो मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, अब इसमें मतलब ये हुआ कि रिहाई के बाद दोबारा उन मुकदमात में गिरफ़्तार नहीं कर सकते जो गिरफ़्तारी के दौरान जो है उनके ऊपर मौजूद, और उन्हीं में ही उनकी जो गिरफ़्तारी है वो तस्वुर होगी। तो ये कहते हुए, ये रिमार्क्स देते हुए बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये तो फिर आप हमारे सामने आ गए हैं, तो असल मुद्दा तो ये है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया और फिर उन्होंने कहा जी कि वापस ज़मानतें लें, तो हम तो फिर इसलिए आपके सामने आ गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी कि अब वो वाला 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने क्या फ़ैसला दे दिया, मेरा इस हवाले से राय मुख्तलिफ है, तो फिर इस वजह से मैं इस केस से अलहदा हो रहा हूँ। तो ये वो बुनियादी रीज़न थी जिसकी वजह से वो इस केस से अलहदा हुए। लेकिन जाते जाते ये बड़ा नुक्ता जो था वो दे गए लतीफ़ खोसा साहब को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसको जो मैंने लिंक करना था, परवेज़ इलाही, क्योंकि वो भी बार बार गिरफ़्तार हो रहे हैं, एक मुकदमे के बाद दूसरे मुकदमे, फिर तीसरे मुकदमे में। अच्छा, उनका केस चल रहा था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये कहा गया जी कि बार बार उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो हाई कोर्ट ने ये कहा था जी कि किसी भी मुकदमे में उनको बाद में गिरफ़्तार ना किया जाए। और इसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो है वो ये कहा कि ऐसा कैसे हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, और उनको ये हाई कोर्ट ऑर्डर कैसे दे सकती है। तो आप हमें, लतीफ़ खोसा साहब ने फिर बताया कि बार बार ये भी तो कानून नहीं है कि एक मुकदमे से जैसे ही ज़मानत होती साथ ही दूसरे में गिरफ़्तारी डाल दी। भाई अगर वो गिरफ़्तार हैं तो उस वक्त उनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं उनमें वो गिरफ़्तार ही तस्वुर होंगे। अब ये नहीं कि बाद में वो रिहा हुए तो फिर आप कहें जी कि हमें भी हमारा भी है, हम अब गिरफ़्तार कर लेंगे, कि इधर उधर से वो खिला रहे हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप हमें एक अहम कानूनी नुकात के हवाले से मुतमईन करें कि कैसे किसी भी मुकदमे में ज़मानत जो है वो दे सकते हैं जिसमें गिरफ़्तारी नहीं पड़ी। तो उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि मैं इसके ऊपर दलाइल तैयार करके आपको दूंगा, और ये केस मुलतवी हो गया। लेकिन ये जो एक अहम नुक्ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट्स हैं, इसको देखा जा सकता है और इनको सामने रखा जा सकता है कि बुनियादी तौर पर अगर वो पहले से गिरफ़्तार हैं तो इसका मतलब है कि अभी इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं ना, तो उनके ऊपर कोई 200 के करीब मुकदमे हैं। अब वो भी सारे मुकदमों में ऐसा तो नहीं होगा कि लहदा वो गिरफ़्तार होते रहेंगे, भाई एक ही बंदा एक ही दफ़ा गिरफ़्तार होगा, तो उन सारों में वो गिरफ़्तार तस्वुर होंगे, सब में किसी ने तफ्तीश करनी आके कर ले। लेकिन ये नहीं होगा कि वो बाहर निकलेंगे तो फिर उसके बाद इन्हीं 200 में से ही किसी मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी कर ली जाए। हाँ, इसमें एक टेक्निकल नुक्ता ये है कि हो सकता है कि ज़मानत के बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उसमें गिरफ़्तारी हो तो वो एक अलहदा टेक्निकल मैटर होगा, लेकिन पहले से ही मौजूद हैं मुकदमे। अब इमरान खान के ऊपर तकरीबन 200 के करीब मुकदमे मौजूद है ना, तो वो गिरफ़्तार है तो वो सब में ही गिरफ़्तार होंगे। इसी तरह से परवेज़ इलाही हैं, या इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो अहम रहनुमा वगैरह, उनके ऊपर भी इसी तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है और बड़ा अहम, इससे जो रिलीफ़ है वो लिया जा सकता है। तो देखें इसके ऊपर अब जो है वो 6 तारीख़ को, नेक्स्ट मंथ की 6 नवंबर को अब ये जो समात है इमरान खान साहब की इन मुकदमों में ज़मानत की होगी, लेकिन उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जगह पर कोई और जज साहब जो हैं वो होंगे। तो बहरहाल ये एक चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर जो नवाज़ शरीफ की आज अपीलें बहाल हुई हैं, इसके ऊपर भी 2-3 अहम चीज़ें हैं, बात मैं करना चाहता हूँ, वो आपसे मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो ये कि अपीलें बहाल हो गई नवाज़ शरीफ की, अब अपीलें मेरिट पर सुनी जाएंगी।
और मेरिट के ऊपर अगर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उनको फिर बरियत मिल जाएगी और फिर वो केसेस से बरी हो गए। अच्छा, लेकिन आज नैब उस तरह से नज़र नहीं आया जिस तरह से पहले था। नैब ये ज़रूर उसने कहा कि हमें गिरफ़्तारी नहीं चाहिए, अपीलें ठीक है बहाल कर दी जाएँ, लेकिन नैब ने जो मीडिया का प्रेशर था या अवाम का जो प्रेशर था वो ज़रूर लिया और उसने कहा कि इस तरह से मीडिया में चीज़ें सामने आई जिस तरह से हमने हैंड्स अप कर दिया, हमने हाथ खड़े कर दिए और हम ही चाह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ बरी भी हो जाएं और हम ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं। हालांकि हमारा तो असल में मकसद ये नहीं था, ये नहीं कि जिस तरह से मीडिया में तासुर दिया जा रहा, हम तो इस तरह से कोई चीज़ नहीं करें। हालांकि वो ये कह कर तो इससे यही तासुर बनता है जिस तरह से पहले नैब कहता था जब केसेस से नवाज़ शरीफ के ऊपर सज़ा भी हो चुकी हुई थी, अब नैब का क्या मौक़िफ़ है, पहले क्या था, उससे कंपेयर करें तो बिल्कुल यही तासुर मीडिया में भी जाएगा और अवाम भी यही तासुर लेगी। लेकिन यहाँ पर बैकफुट पर नज़र आया नैब। अब नैब क्यों बैकफुट पर और वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? और फिर एक और चीज़, अपीलें जो बहाल हुई हैं और अब मेरिट के ऊपर सुनी जाएंगी, तो इसमें एक तरह से नैब ये ट्राई कर रहा है कि उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख कर ना चलाई जाए, जो मैं ये प्रोसीडिंग और चीज़ों के हवाले से समझाऊँ। बेसिकली नैब ये चाह रहा है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम कलअदम करार दी गई थी, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना आखिरी जो वर्किंग डे था उस दिन, और उसके बाद वो फ़ैसला चैलेंज हुआ अपील में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर उससे बड़ा बेंच बनता है और वो फ़ैसला उड़ा दिया जाता है और जो नैब तरामीम थी वो वापस बहाल हो जाती हैं, क्योंकि वो फ़ैसला नैब तरामीम कलअदम करार देने के बाद ही वो सारे केसेस रेफरेंसेस वापस गए थे, तो उसमें हो सकता है कि नैब उन फ़ैसले का हवाला दे के और उन तरमीमों का हवाला देकर तो कुछ यहाँ पर नवाज़ शरीफ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है साहब अदालत में ही नवाज़ शरीफ के केसेस चले थे, तो उनकी बेस के ऊपर नैब चाह रहा है कि कोई ना कोई इस तरह से हो जाए तो हमारे कंधे के ऊपर ना रखा जाए एटलीस्ट। तो ये मैं समझाऊँ नैब के हवाले से। लेकिन खैर नवाज़ शरीफ आज आए हैं और बिल्कुल उनको प्रोटोकॉल, अभी आप थोड़ी सी सायरन की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, वीलॉग के आगाज़ में आपने सुनी होंगी। तो बेसिकल में सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग है और इसके सामने ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे सामने रोड है जो एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो रोड है, शाहराह दस्तूर जो है, और मेरी लेफ़्ट साइड पर, आपकी राइट साइड बनेगी, मेरी लेफ़्ट साइड है, थोड़ा सा आगे करके सामने की तरफ हाई कोर्ट है। तो बेसिकली नवाज़ शरीफ की गालबन जो गाड़ियाँ थीं वो वहाँ से गुज़री और वो सायरन और बड़ा लंबा जो उनका काफ़िला था वो था नवाज़ शरीफ का। तो आपने आवाज़ें सुनी भी होंगी सायरन की। अगर तो बुनियादी तौर पर कहने का मतलब ये है कि अभी से ही नवाज़ शरीफ को जो प्रोटोकॉल है वो मिल चुका हुआ है और उनके जो वज़रा जो लीगी रहनुमा वगैरह हैं वो भी इस वक्त मिनिस्ट्री बने हुए हैं। तो बहरहाल ये दो इम्पॉर्टेंट ख़बरें थी। देखें इस हवाले से आगे क्या अदालतों से ख़बरें आती हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और दो तीन चीज़ें भी थी मैंने वो भी शेयर करनी थी। मैं थोड़े अपने ज़रा नोट्स को सीधा कर लूँ। ये मेरे नोट्स हैं, ये भी आपको दिखा दूँ कि व्लॉग करने से पहले ये सारे मेरे नोट्स हैं, तो ये तैयार करना पड़ता है, तो इसके बाद ही जाकर जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। तो आज सब कर रहे थे नवाज़ शरीफ की अपीलों के ऊपर ही, लेकिन ये जो नुक्ता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से, तो ये बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, आज एक और भी केस हुआ है। इमरान खान साहब के वकील ने आज अदालत में ये कहा है कि इमरान खान साहब जब अपनी अहलिया यानी कि बुशरा बेगम से मिलते हैं तो कोई प्राइवेसी नहीं होती। आपके साथ एक मैंने शेयर भी किया था वाक़या कि जब इमरान खान साहब के वकील मिलते हैं तो उनसे पेन पेपर तक ले लिया जाता है, लेकिन जिस टेबल के ऊपर इमरान खान साहब बैठे होते हैं उस टेबल की बैक साइड पर कोई शख्स मौजूद होता है, कोई भी एहलकार वगैरह होगा, तो वो पेन पेपर के ऊपर एक एक चीज़ नोट कर रहा होता है कि इमरान खान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। चले, ये तो एक अगर वकला से उनकी ऑफिशियल मुलाकात है, लेकिन जहाँ पर उनकी अहलिया से मुलाकात है तो आपकी एक पर्सनल स्पेस भी होती है, आप गुफ्तगू वगैरह करते हैं अपनी अहलिया से, तो वहाँ पर वो कहते हैं जी कि उनको ये प्राइवेसी नहीं दी जाती। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, वो भी इस केस को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो जिस तरह से माजी में बेनज़ीर साहिबा थी उनके साथ भी हुआ, तो उनके साथ भी ये चीज़ें होती थी। तो बहरहाल इस केस को जो मेन ऑर्डर है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये पर्टिकुलर उसका एक पोर्शन था इमरान खान साहब के हवाले से, मैंने कहा ये आपके साथ मैं शेयर करूँ। यानी कि इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में ये भी प्राइवेसी नहीं दी जा रही है, उनके वकील की जानिब से अदालत के अंदर जो इंकशाफ है वो किया गया है। तो राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।